ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमारा टॉपिक है क्लास 11th फिजिक्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ओके, चैप्टर नंबर बेटा 7 है आपका। कोरोना में इसके आपको जो टॉपिक हट गए हैं बच्चों, वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था टॉपिक वो इसमें से हट गया है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बेटा यहाँ से हट गया है। अब आपको इस चैप्टर में आ क्या सकता है इस बार एग्ज़ाम में, मैं लिखा देता हूँ बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार आपके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लिख लो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पूछ सकता है। तो एक तो जो बात पूछी जा सकती है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होता है। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, RKE, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। और तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अभी लेक्चर में आपको पता चलेगा ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बन चुका है, मैं आपको लिंक कर भी चुका हूँ, ग्रुप में आपको दे चुका हूँ। वो वीडियोस आप ज़रूर पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, और यहाँ भी डाउट्स हो तो कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। की लर्निंग पॉइंट चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भैया, देखो रिजिड बॉडी क्या होती है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रिजिड बॉडी। पढ़ो हर्षिता, रिजिड बॉडी। Rigid body is a solid body of a finite size in which deformation is negligible under the effect of deforming forces. एग्जैक्टली, तो रिजिड बॉडी इज अ सॉलिड बॉडी ऑफ फाइनाइट साइज, मतलब ऐसी बॉडी जिसमें फोर्स लगाने में कोई डिफॉर्मेशन ना हो, जिसमें आप फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी टूट फूट जाएगी मगर दबेगी नहीं, तो उसको अपन बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी इज अ सॉलिड बॉडी ऑफ इनफाइनाइट साइड इन विच डिफॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, ए रिजिड बॉडी इज वन फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज। एक रिजिड बॉडी वो होती है जिसमें कि दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस जो होती है कभी बदलती नहीं है। ए रिजिड बॉडी इज वन फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट पार्टिकल ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज, मतलब कि फोर्स लगाने पर दो पार्टिकल, जैसे पत्थर है, आप पत्थर में कितना भी फोर्स लगाओगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड, ठीक है ना। अब वैसे तो देखो, अब मतलब प्योरली का मतलब यह है कि अगर आप जरूरत से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी टूट जाएगी, डिफॉर्म नहीं होगी, टूट जाएगी, मगर है ना शेप नहीं बदलेगी। अब जैसे आटे की लोई, वो तो रिजिड बॉडी है ही नहीं है, उसमें तो फोर्स लगाओगे तो तुरंत डिफॉर्म हो जाएगी, है ना। तो मतलब रिजिड बॉडी का मतलब ऐसी चीज़ जिसमें इलास्टिसिटी बिल्कुल ना हो, इलास्टिसिटी बिल्कुल ना हो, उसको अपन बोलते हैं रिजिड बॉडीज। हाँ, है ना। सेंटर ऑफ मास, देखो 100% रिजिड कोई नहीं हो सकता, ये कोई है ना ऐसी है। सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो बच्चों अगला क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी इज द पॉइंट नियर एन ऑब्जेक्ट एट विच होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट में बी कंसिडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ऐसा पॉइंट जहाँ पे किसी बॉडी का पूरा मास आप कंसंट्रेटेड मान सकते हो, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ऐसा पॉइंट जहाँ पर आप पूरा का पूरा मास जो है किसी बॉडी का कंसंट्रेट मान सकते हो, उसको आप बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। चलिए नेक्स्ट, ए रिजिड ऑब्जेक्ट कैन बी substituted with a single particle with mass equal to the total mass of the system located at center of mass of the rigid object। मतलब इसका कहना है बेटा, मान लो कि आपके पास कोई बड़ी सी बॉडी है, इस पूरी बॉडी का जो मास है वो है कैपिटल M। तो इनका कहना है, इस पॉइंट का कहना है कि ए रिजिड ऑब्जेक्ट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अ सिंगल पार्टिकल। इस पूरे पॉइंट को आप एक छोटे से पार्टिकल से रिप्लेस कर सकते हो, और उस पार्टिकल का जो मास होगा वो इस बॉडी के मास के बराबर होगा। पार्टिकल विद द मास इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द सिस्टम लोकेटेड एट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड ऑब्जेक्ट। और वो जो पॉइंट लोकेट करोगे आप, जिस पर आप टोटल मास मान रहे हो, वो कहाँ पे लोगे, इसका सेंटर लोगे। किधर लोगे, इसका सेंटर। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट,
इन अ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन आर्ट पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव विद द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। जी हाँ, सही बात है। मान लो बेटा ये कोई पत्थर है और आप ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हो, मतलब इसको खिसका रहे हो, तो इसकी बॉडी का हर पॉइंट जो होगा वो कैसा मोशन करेगा, सेम वेलोसिटी से ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। जैसे कोई पेन आप खींच रहे हो तो पेन का ढक्कन भी वही मोशन करेगा और पेन का पीछे वाला जो कैप है वो भी सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मोशन करेगा। इन प्योर ट्रांसलेशन एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स विद द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। हाँ, अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है तो हर पॉइंट जो है सेम वेलोसिटी से मोशन करेगा। नेक्स्ट 7th पॉइंट, इन रोटेशनल मोशन ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव अलोंग विद द सर्कुलर पाथ इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो, मान लो बच्चों ये कोई रिजिड बॉडी है ऐसी, और ये जो बॉडी है इस एक्सिस के अबाउट में घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट में घूम रही है, तो बेटा इसका हर पॉइंट क्या बनाएगा, अपना अपना खुद का सर्किल बनाएगा जब ये बॉडी घूमेगी तो, है ना। मतलब इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में बॉडी के क्या बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे, ठीक ना। ठीक उसी तरीके से कि जैसे आप मान लो ये आप हो, आप अपने हाथों को फैला करके अगर चक्कर लगाते हो तो आपके उंगली के टिप जो होती है वो क्या बनाती है, एक सर्किल। अगला पॉइंट, in rotation about a fixed axis every particle of the rigid body moves in a circle with the same angular velocity at any instant of time। हाँ, ऊपर वाली बात करी है तो दोबारा आ गया भाई, है ना, दोबारा ही एक तरीके से रिपीट हो गया कि अगर आपके पास कोई रिजिड बॉडी मूव कर रही है तो उसका हर पॉइंट जो है सेम एंगुलर वेलोसिटी मतलब सेम ओमेगा से क्या बनाएगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। 9th पॉइंट, irrespective of where the object is struck the center of mass always moves in translational motion। irrespective of where the object is struck the center of mass always moves in translational motion। भाई देखो, जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हमेशा ट्रांसलेटरी मोशन किया करता है। सेंटर ऑफ मास जो होता है हमेशा ट्रांसलेटरी मोशन किया करता है, चाहे आपका बॉडी का ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, है ना, आपकी बॉडी का शेप कैसा भी हो। जैसे ये कोई बॉडी है, इसका ये जो है, ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास जो है आगे की तरफ इसका वेरी होगा अगर ये बॉडी इधर की तरफ जाएगी। चलिए 9th पॉइंट भी हो गया। 10th पॉइंट, ये कुछ यहाँ पे मिसिंग कर रहा है, ये स्ट्रक नहीं होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है यहाँ, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है ये इररिलेवेंट है थोड़ा सा, तो इसको छोड़ देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेयर द ऑब्जेक्ट इज स्ट्रक, नहीं ये स्ट्रक नहीं होगा, ये कुछ और होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अगला पॉइंट, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज द रिजल्टेंट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। सही बात है, क्योंकि हम सारे मास को उस पॉइंट पर कंसीडर मान रहे हैं, तो सबका मोशन ना लेकर के उसका मोशन ले लो, बात बराबर है। वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम पार्टिकल इज गिवन बाई v इक्वल टू p बाई m वेयर p इज द लीनियर मोमेंटम। तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लो, v is equal to vector p upon vector m, m is the total mass and p is the total momentum of the body। Point number 12, the translational motion of the center of mass of a system is as if all the mass of the system is concentrated at this point and all the external force at this point। फिर से वही बात आ गई कि किसी बॉडी का पूरा मोशन जो है आप उसके सेंटर ऑफ मास के मोशन को कंसीडर मान सकते हो, और ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम जो होगा वो इस तरीके से होगा कि पूरी बॉडी का मास उसी सेंटर पे निर्भर कर रहा है, केंद्रित है। ओके, और जो भी फोर्स आप एक्ट करोगे तो ये माना जाएगा कि वो फोर्स जो है इस पर एक्ट कर रहा है। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एन द सिस्टम इज जीरो देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट एंड द सेंटर ऑफ मास मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। बेटा ये नोट कर सकते हो आप, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका कहना है अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा, देन लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट एंड द सेंटर ऑफ मास मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हालांकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपको पढ़ाया गया है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो देन पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। चलिए नेक्स्ट, टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इन द ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब किसी बॉडी को आप खिसकाने के लिए, घसीटने के लिए फोर्स लगा देते
तो उसी बॉडी को रोटेट करने के लिए आप क्या लगाओगे, टॉर्क लगाओगे। तो ये इसका रोटेशनल एनालॉग है। नेक्स्ट पॉइंट 14, द टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस वेक्टर एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखो, ये पूरी बॉडी का टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल टू सिग्मा आर आई इंटू सिग्मा एफ आई, टॉर्क इक्वल्स टू, तो पूरी बॉडी का टॉर्क, अगर किसी पॉइंट का टॉर्क मानोगे तो क्या बनेगा, आर क्रॉस एफ। बॉडी के लिए समेशन कर दो, ठीक है ना। इसको ऐसे समझ सकते हो बेटा, ये एक्सेल है, ये मान लो आपके पास ये कोई पॉइंट मास है, अब आप इसको यहाँ झटका दे रहे हो, F4 से दे रहे हो, और ये क्या है, रेडियस आर, ये वाली रेडियस आर है। तो घुमाने के लिए जो टॉर्क क्रिएट होगा इस एक्सेस के अबाउट, वो कितना होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसमें एंगल का वो नहीं रहेगा। अब इसको ओपन कर लो तो एंगल आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो ओपन कर लो, तो मॉड आर मॉड एफ साइन थीटा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी लिख लो बच्चों, मॉड आर मॉड एफ साइन थीटा, ये आ गया मैग्नीट्यूड, तो एंगल भी आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी होती थी और एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो लिखिए, एंगुलर वेलोसिटी इन रोटेशनल मोशन इज एनालॉगस टू लीनियर वेलोसिटी इन द लीनियर मोशन। एंगुलर वेलोसिटी इन रोटेशनल मोशन इज एनालॉगस टू लीनियर वेलोसिटी इन लीनियर मोशन। ठीक है ना। नेक्स्ट 16 पॉइंट, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। ओके, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस मस्ट बी जीरो और रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क मस्ट बी जीरो, पहला पॉइंट। दूसरा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द लोकेशन इन द एक्सटेंडेड बॉडी वेयर वी कैन एज्यूम द होल वेट ऑफ द बॉडी टू बी कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द लोकेशन इन द एक्सटेंडेड बॉडी वेयर वी कैन एज्यूम द होल वेट ऑफ द बॉडी टू बी कंसंट्रेटेड। बच्चों इस पॉइंट को छोड़ दो, ये इररिलेवेंट है। ये सेकेंड पॉइंट, आपको केवल इसको ही ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा नेट, और उसके ऊपर जो लगने वाला नेट टॉर्क है इक्वल टू जीरो। तो इसको लिख सकते हो टी नेट, टाउ नेट इक्वल टू जीरो एंड एफ नेट इक्वल टू जीरो। अगर ये दो चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपका जो बॉडी होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी। 17 पॉइंट पढ़ते हैं। When the body is acted by the gravity is supported or balanced at a single point, the center of gravity is always at the directly above below the point of suspension। हाँ, इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई बुक है और आपने बुक की एक सिंगल पॉइंट से इस बुक को लिफ्ट किए हुए हो। यस, कह रहा व्हेन अ बॉडी इज एक्टेड बाय द ग्रेविटी सपोर्टेड और बैलेंस एट ए सिंगल पॉइंट। मतलब कोई बॉडी है जिस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है और आप इसको हाथ के एक सिंगल पॉइंट से उठाए हुए हो। ओके, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये आपका जस्ट उंगली वाले पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा, बिल्कुल वहीं पर होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज एट एंड डायरेक्टली, ओके, ऑलवेज एट एंड डायरेक्टली अबव और बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। मतलब या तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उस पॉइंट के ऊपर होगा, एक्टिंग पॉइंट के ऊपर होगा, या उसके नीचे होगा, मतलब उसी लाइन में होगा, कहने का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट देखिए। 18 पॉइंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द फॉर्मूला। बेटा फॉर्मूला लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I इज इक्वल टू किसी बॉडी का सिग्मा एम आर स्क्वायर एम आई आर आई का स्क्वायर, ठीक ना, वेयर आर आई इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ith पॉइंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन लिख लो बेटा, K इक्वल टू होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का, हाफ सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, आई इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर। सिग्मा है ना, यस, एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है, अगली बात करते हैं जी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये सिलेबस से हट गई है, बट ये जान लो कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये कहती है कि मान लो आपके पास 3 परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये ऊपर जा रही है जेड एक्सिस है।
अगर एक्स एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, वाई एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है, तो दोनों के परपेंडिकुलर एक्सेस के अबाउट यानी जेड एक्सेस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो दोनों का सम होगा आई एक्स प्लस आई वाई। तो पढ़ देता हूँ। इट स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लानर बॉडी यू कैन से लेमिना अबाउट द एक्सेस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन equal to the sum of moment of inertia about the two perpendicular axes concurrent with the perpendicular axis lying in the plane of the body. Here Ix is the moment of inertia about x axis in the plane of the lamina, Iy is the moment of inertia about y axis in the plane of the lamina. Okay, ये हो गई अपनी परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। ओके, कोरोना टाइम में सिलेबस में नहीं है। पढ़ते हैं नेक्स्ट 20, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है? This theorem states that the moment of inertia of a body about axis, any axis, is equal to its moment of inertia I center of mass about the parallel axis through its center of the mass plus the product of the mass of the body and the square of the distance between the two axes। ये क्या कहती है मैं बच्चों में शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लो बेटा ये कोई गोला रखा हुआ है और ये इसका सेंटर है, तो इसके एक्सिस के अबाउट, इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज कॉल्ड आई सेंटर ऑफ मास। अगर आपको इसके एक अलग पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये थ्योरम कहती है कि पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो सेंट्रल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में प्लस कर दो टोटल मास और इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो एम डी स्क्वायर। सो यही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बट अपने सिलेबस में नहीं है, भूल जाओ। 21, वर्क डन ऑन अ रिजिड बॉडी बाय द एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए तो लिख लीजिए बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क एनर्जी थ्योरम दैट इज इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू के इनिशियल माइनस के फाइनल। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब प्योर रोटेशन की बात हो रही है तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगला, प्योर रोलिंग इंप्लाइज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग विच अकर्स व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। प्योर रोलिंग का मतलब होता है बिल्कुल स्लिपिंग ना होना। विदाउट स्लिपिंग विच अकर्स व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर द रोलिंग ऑब्जेक्ट टचेस द ग्राउंड। मतलब कि ग्राउंड में और ऑब्जेक्ट में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, तो उस समय प्योर रोलिंग होगी। 23, रोलिंग व्हील ऑफ रेडियस आर एक्सेलरेटिंग द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों लिख लो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ए इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर एक्सेलरेशन, ए इक्वल्स टू आर अल्फा। ओके, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन का कितने गुना होता है? आर गुना। जैसे ठीक उसी तरीके से कि v इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा, ऐसे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ द नेट रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन आइसोलेटेड सिस्टम इज जीरो देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। बच्चों लिखो, इफ टॉर्क इक्वल टू जीरो देन एल इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब L1 इक्वल टू L2। एल का फॉर्मूला क्या होता है? आई ओमेगा, यानी I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये लिखने को आता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 25, द रिलेशन बिटवीन द आर्क लेंथ s कवर्ड बाई अ पार्टिकल ऑन द रोटेटिंग रिजिड बॉडी एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द डिस्प्लेसमेंट थीटा इन रेडियस इन गिवन बाई s इक्वल टू r थीटा। बेटा देखो, द रिलेशन बिटवीन द आर्क लेंथ, तो ये तो बचपन से ही पढ़ते जा रहे हैं बेटा। ये थीटा एंगल है और ये अपने पास s है, तो अपन ने पढ़ा होगा एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इक्वल टू क्या हो गया? r इंटू थीटा, एंगल इंटू रेडियस। टॉप फॉर्मूले, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर 3D की बात कर रहे हो तो x कोऑर्डिनेट ये होता है, y कोऑर्डिनेट ये होता है, z कोऑर्डिनेट ये होता है। देख लीजिए, बहुत ईजी फार्मूला है, इससे न्यूमेरिकल बनता है बस। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू पार्टिकल। अगर दो पार्टिकल सिस्टम है, एक की वेलोसिटी है v1 और दूसरे की वेलोसिटी है v2, इसका मास है m1, इसका मास है m2, तो फॉर्मूला बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2, ये v2 कर लेना बेटा, अपॉन m1 प्लस m2। चलिए अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेंगे बेटा। वहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये किसके थे? ये लीनियर मोशन के थे। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में बेटा v मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस
एक्सेलरेशन बन जाता है अल्फा, टाइम बन जाता है टी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, मैच कर लो आप, और वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2a थीटा, 2 अल्फा थीटा। बस यही है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। हालांकि इसके न्यूमेरिकल बिल्कुल ना के बराबर आते हैं बच्चों, मैंने कई सालों से इसके न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं देखे हैं, इसके न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, फिर भी लिखना आना चाहिए। पूछ सकता है कि इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन के रूल्स लिख दो, है ना, इक्वेशंस लिख दो, तो ये हो गया। चलो ठीक है। हर्ष क्लियर है? यस सर। ओके। लिख लिए? v की जगह ओमेगा फाइनल वेलोसिटी, यहाँ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है ना, बस इतना जान लो। कुछ चीज़ें हैं, u होता है, u बदल जाता है ओमेगा नॉट में, v बदल जाता है ओमेगा में, एक्सेलरेशन बदल जाता है अल्फा में, ऐसे है ना, और डिस्प्लेसमेंट बदल जाता है थीटा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर इनटू अल्फा, एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर मतलब रेडियस जिस पाथ में वो घूम रहा है, टॉर्क अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, पी मतलब लीनियर मोमेंटम, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, सेंट्रीपिटल मतलब अंदर की तरफ फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल यानी लीनियर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर कोई बॉडी घूम भी रही है और चल भी रही है तो क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर दोनों होगा। एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता था, पी इक्वल टू एम वी, इनर्शिया में मास की जगह काम करता है आई और वी की जगह ओमेगा, तो एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आई ओमेगा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, क्योंकि फोर्स होता था मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स की जगह कौन काम करता है, टॉर्क, मास का रोल प्ले करता है इनर्शिया, ए का रोल प्ले करता है अल्फा, तो एम इक्वल टू आई अल्फा। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क इक्वल टू डी एल बाई डी टी, वहाँ पे क्या आया करता था, वहाँ पे आया था पी इज इक्वल टू, सॉरी वहाँ पे आता था फोर्स इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और फोर्स की जगह कौन, टॉर्क, पी की जगह एल अपॉन डी टी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, आई इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, ये प्रूफ करने को आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मतलब कोई रिंग है, इसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होगा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अगर इसकी जगह रिंग की जगह आप डिस्क ले लो, डिस्क मतलब थाली, तो डिस्क ले लिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। थिन रॉड, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के अबाउट होती है 1/12 एम एल स्क्वायर, एल होती है लेंथ। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर, हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के अबाउट 2/3 एम आर स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर का 2/5 एम आर स्क्वायर। पावर ऑफ द टॉर्क, भाई पावर इक्वल टू क्या हुआ करती थी, पावर इज इक्वल टू होता था एफ इंटू वी वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क मल्टीप्लाइड वी की जगह क्या, ओमेगा, तो आई थिंक टी इंटू ओमेगा होना चाहिए, हाँ लिखा नहीं है गलती से, तो लिख लो बच्चों यहाँ पे पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा, वहाँ पे एफ इंटू वी होती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट पार्ट। ओके नेक्स्ट पार्ट है बेटा अपना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर रोलिंग ऑफ सॉलिड सिलेंडर विदाउट स्लिपिंग डाउन द रोल्ड रफ इंक्लाइंड प्लेन, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। म्यू इक्वल टू 1/3 tan थीटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है सॉलिड सिलेंडर विदाउट स्लिपिंग, अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है और वो थीटा एंगल पे झुका हुआ है तो आपको बताना है विदाउट स्लिपिंग करने के लिए इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस का क्या होगा यहाँ पे, जबकि कोई सॉलिड सिलेंडर मूव होके गिरता हुआ लुढ़कता हुआ आ रहा है। म्यू इक्वल टू 1/3 tan थीटा।
सो दिस इज डन बच्चों, ये हो गया आपका कंप्लीट रिवीजन ऑफ द चैप्टर 7 चैप्टर